नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं द चंदेल डायनास्टी ऑफ बुंदेलखंड जेजाक भुक्ति के बारे में। इस वीडियो में सबसे पहले हम इस डायनास्टी का परिचय जानेंगे। उसके अलावा इस डायनास्टी के बारे में हमें जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। और मेनली इस डायनास्टी के कौन से प्रमुख शासक थे और उन्होंने अपने समय काल में कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स किए थे उसका भी डिस्कशन हम कर लेंगे। और चंदेल डायनास्टी जो कि अपनी स्थापत्य कला के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जैसे कि आप जानते हैं कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में समाविष्ट खजुराहो के विश्व विख्यात मंदिरों का निर्माण चंदेल डायनास्टी के समय काल के दौरान ही करवाया गया था। तो इस डायनास्टी के स्थापत्य कला के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। चंदेल डायनास्टी ने बुंदेलखंड क्षेत्र में शासन किया था, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रों में समाविष्ट है। 9th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक सेंट्रल इंडिया में इनका शासन रहा था और इस वंश का मूल निवास स्थान मनियागढ़ वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्र माना जाता है। अपने शुरुआती वर्षों में चंदेल जो थे वे गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। बाद में यशोवर्मन और धंगदेव के शासनकाल में चंदेलों ने अपने स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी। और उसके बाद जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफी सारे शासकों ने अपने समय काल में इंपॉर्टेंट वर्क्स किए थे। धंगदेव के खजुराहो अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शंस, उसके अलावा महोबा के अभिलेख और कीर्तिवर्मन के जो दरबारी कवि हुआ करते थे कृष्ण मिश्र, उनके द्वारा लिखित प्रबोध चंद्रोदय नामक ग्रंथ से हमें इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम इस वंश के ओरिजिन के बारे में बात करें तो चंदेल राजवंशी स्वयं को चंद्र देवता और काशी के गढ़वाल वंश के राजपुरोहित की पुत्री हेमवती की संतान मानते हैं। महोबा लीजेंड के अनुसार काशी के गढ़वाल वंशीय राजा के जो राजपुरोहित थे हेमराज, उनकी एक ब्यूटीफुल डॉटर थी जिनका नाम था हेमवती। हेमवती एक बार तालाब में स्नान कर रही थी। उस वक्त चंद्र देवता ने उन्हें देखा और चंद्र देवता को उनसे प्रेम हो गया, जिसके बाद दोनों के बीच प्रणय होता है। लेकिन उसके बाद हेमवती को चिंता सताने लगती है कि जब उनका विवाह नहीं हुआ है, तब अगर वो गर्भवती हो जाती हैं तो वो एक अनवेड मदर होंगी, यानी कि अविवाहित माता होंगी। तब चंद्र देवता उन्हें आश्वासित करते हैं कि उनका जो पुत्र होगा वो एक महान शासक और राजा होगा। और जब उनके पुत्र का जन्म होता है तो उनका नाम चंद्रवर्मन रखा जाता है और कहा जाता है कि चंद्र देवता ने स्वयं उसे राजकाज के प्रशिक्षण भी दिया था। तो क्योंकि इस डायनेस्टी का ओरिजिन ही प्रणय से हुआ, तो कहा जाता है कि हेमवती ने बाद में अपने पुत्र चंद्रवर्मन को प्रेरित किया कि वो ऐसे स्थापत्य कला का, ऐसे मंदिरों का, ऐसे स्कल्पचर्स का निर्माण करें कि जिससे लोगों को ये विदित हो कि वे प्रेम, प्रणय और काम जो है उसे भी हकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। इसके परिणाम स्वरूप जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि चंदेल डायनास्टी ने जितने भी मंदिरों का निर्माण कार्य करवाया, वहां पर हमें कुछ इस तरह के स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं जो कि यूजुअली और मंदिरों में जो स्कल्पचर्स होते हैं उससे काफी अलग है। आप यहाँ पर ब्रह्मा और सरस्वती के स्कल्पचर देख सकते हैं। उसके अलावा गणेशा का जो स्कल्पचर है वो भी काफी यूनिक है, क्योंकि डांसिंग गणेशा का स्कल्पचर हमें खजुराहो के मंदिर में ही देखने को मिलता है। और उसके अलावा आप यहाँ पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का भी स्कल्पचर देख सकते हैं। तो चंदेल डायनेस्टी के द्वारा निर्माण करवाए गए स्कल्पचर्स जो कि उनके मंदिरों में स्थित है, वो अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक है। अब हम इस वंश के प्रमुख शासकों के बारे में बात करें तो सबसे पहले नन्नुक को चंदेल वंश का संस्थापक या आदि पुरुष कहा जाता है। नन्नुक ने गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के तौर पे 831 के अराउंड खजुराहो के समीर पथ क्षेत्रों पर शासन किया था। वहां उन्होंने चंदेल राजवंश के साम्राज्य की नींव रखी और खजुराहो, जिसका कि उस समय पर नाम खजुरवाहक हुआ करता था, उसको अपनी राजधानी बनाया था। तो खजुराहो सबसे पहले चंदेलों की राजधानी हुआ करती थी। नन्नुक के बाद उनके पुत्र वाकपति शासक बने। उन्हें इंस्क्रिप्शंस में
क्षितिपाल और श्रीमान की उपाधि से नवाजा गया है। वाकपति ने विंध्याचल पर्वत तक चंदेल साम्राज्य का विस्तार किया था। वाकपति के दो पुत्र थे, जय शक्ति और विजय शक्ति, जो कि उनके बाद क्रमशः शासक बने। जय शक्ति, जो कि वाकपति के बड़े बेटे थे, उनका ही अन्य नाम जेजा या जेजाज था। और महोबा के अभिलेख से हमें पता चलता है कि जय शक्ति के नाम से ही बुंदेलखंड का नाम आगे चलकर जेजाक भुक्ति के नाम से जाना गया। जय शक्ति के बाद उनके जो भाई थे विजय शक्ति, वे शासक बने और उन्होंने भी अपने भाई की तरह चंदेल साम्राज्य का विस्तार किया। विजय शक्ति के बाद उनके बेटे राहिल शासक बने। राहिल ने कई युद्धों में जीत हासिल की थी और उन्हीं के समय एक चंदेला प्रिंसेस का विवाह कलचुरी शासक कोक्कल प्रथम के साथ हुआ था। कोक्कल प्रथम को कलचुरी डायनास्टी का वास्तविक संस्थापक माने जाता है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि राहिल के समय चंदेलों का कलचुरियों के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उस समय पर हमें चंदेलों का कलचुरियों के साथ किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं देखने को मिला। राहिल के बाद उनके पुत्र हर्ष शासक बने और हर्ष के समय राष्ट्रकूटों ने गुर्जर प्रतिहारों के कुछ क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। तो उस समय पर तो चंदेल जो थे वे भी गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। तो राष्ट्रकूटों ने जब गुर्जर प्रतिहारों के क्षेत्र पर कब्जा किया तो उन्हें वापस लेने के लिए हर्ष ने अपने जो ओवरलॉर्ड्स थे गुर्जर प्रतिहार, उस समय पर गुर्जर प्रतिहार सम्राट महिपाल हुआ करते थे, उन्हें हर्ष ने सैन्य सहायता प्रदान की थी, जिसकी मदद से गुर्जर प्रतिहारों ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय से प्रतिहारों के प्रदेश स्वतंत्र करवा लिए थे। हर्ष के बाद उनके पुत्र यशोवर्मन शासक बने। उन्हें लक्ष्मण वर्मन के नाम से भी जाना जाता है। यशोवर्मन ने हिमालय से लेकर मालवा तक और कश्मीर से लेकर बंगाल तक चंदेल साम्राज्य का विस्तार किया। तो यशोवर्मन एक बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। यशोवर्मन के समय चंदेलों की गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से स्वतंत्र होने की शुरुआत हो चुकी थी। यशोवर्मन ने गुर्जर प्रतिहार शासक देवपाल पे आक्रमण करके कालिंजर के आसपास का क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था, जिसके बाद यशोवर्मन ने कालिंजर को चंदेलों की नई राजधानी बनाया था। इसके अलावा यशोवर्मन ने उस समय पर जो परमार वंश के शासक सियक द्वितीय हुआ करते थे, उन्हें भी हराकर मालवा के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। और उसके अलावा त्रिपुरी के कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम पे भी उन्होंने आक्रमण कर उन्हें पराजित किया था। यशोवर्मन के शासनकाल के स्थापत्यों की बात करें तो यशोवर्मन ने खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण भी प्रारंभ करवाया था, जिसे बाद में उनके पुत्र धंगदेव ने पूर्ण करवाया था। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके अलावा यशोवर्मन ने खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण भी करवाया था। यशोवर्मन के बाद उनके पुत्र धंगदेव शासक बने और धंगदेव का खजुराहो का अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शन आज भी मौजूद है। धंगदेव ने चंदेलों के जो ओवरलॉर्ड्स हुआ करते थे गुर्जर प्रतिहार, उनकी सत्ता का अस्वीकार करते हुए स्वतंत्र चंदेल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से स्वतंत्र होने की शुरुआत यशोवर्मन के समय ही हो चुकी थी, पर बाद में धंगदेव के समय चंदेलों ने संपूर्ण स्वतंत्र चंदेल साम्राज्य की स्थापना की, जिसके बाद धंगदेव ने गुर्जर प्रतिहारों पर ही आक्रमण करके उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया। इसके अलावा धंगदेव ने ग्वालियर पे भी जीत हासिल की और त्रिपुरी के कलचुरियों को भी उन्होंने पराजित किया था। धंगदेव ने कालिंजर की जगह खजुराहो को फिर से चंदेलों की राजधानी बनाया और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में समाविष्ट खजुराहो के मंदिरों का निर्माण भी धंगदेव ने ही करवाया था, जिनमें से कई मंदिर वात्स्यायन मुनि के काम सूत्र पर आधारित है। धंगदेव ने खजुराहो में विश्वनाथ, पार्श्वनाथ, जिननाथ और वेदनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया। भगवान शिव जी को समर्पित कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण भी धंगदेव ने ही प्रारंभ करवाया था। आप यहाँ पर खजुराहो के मंदिरों में स्थित जो स्कल्पचर्स है उनके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जिनमें से कि काफी सारे जो स्कल्पचर्स हैं
वो वात्स्यायन मुनि के काम सूत्र पर आधारित है। तो जैसे कि पहले हमने देखा, क्योंकि इस वंश का ओरिजिन ही प्रणय के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमें इनके मंदिरों में इस तरह के काम सूत्र पर आधारित काफी सारे स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि लक्ष्मण मंदिर से लेकर पार्श्वनाथ टेम्पल और कंदारिया महादेव टेम्पल में भी हमें देखने को मिलते हैं। धंग देव के बाद उनके पुत्र गंडदेव शासक बने और गंडदेव ने कश्मीर के शासक आनंदपाल शाही को मोहम्मद गजनवी के विरुद्ध युद्ध में सहायता देने के लिए कश्मीर तक अपने सैन्य भेजा था। गंडदेव के शासनकाल में ही कन्नौज के जो राजा थे राज्यपाल, वे मोहम्मद गजनवी के आक्रमण से वहां से भाग खड़े हुए थे, जिसकी वजह से गंडदेव ने अपने पुत्र विद्याधर के हाथों राज्यपाल का युद्ध में भागने की वजह से उसकी हत्या करवा दी थी। तो गंडदेव के बाद उनके पुत्र विद्याधर शासक बने और विद्याधर साहित्य प्रिय थे। उन्होंने लुगात ए हिंदवी नामक कविता की रचना भी की थी। विद्याधर ने कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण भी पूर्ण करवाया था और विद्याधर उस समय काल में इकलौते ऐसे भारतीय शासक थे जिन्होंने मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोका था। वो उस समय पर इकलौते ऐसे शासक थे जो कि मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों के सामने कभी भी पराजित नहीं हुए थे। तो विद्याधर के समकालीन परमार शासक राजा भोज और कलचुरी शासक गंगेदेव भी हुआ करते थे। तो उस समय पर हमें विद्याधर का राजा भोज और कलचुरी गंगेदेव के साथ भी संघर्ष देखने को मिलता है। विद्याधर के 3 पुत्र थे, विजयपाल, देववर्मन और कीर्तिवर्मन, जो कि उनके बाद क्रमशः शासक बने। सबसे पहले विद्याधर के बाद विजयपाल शासक बने, पर वह अपने पिता की तरह शक्तिशाली शासक नहीं थे। तो विद्याधर की मृत्यु के बाद कलचुरी शासक गंगेदेव ने चंदेल साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। हालांकि विजयपाल उन्हें आगे बढ़ने से रोकने में सफल रहा, लेकिन दूसरी ओर ग्वालियर के शासकों ने स्वयं को चंदेलों की अधीनता से इस समय पर स्वतंत्र कर लिया था। इस तरह विजयपाल के समय चंदेल साम्राज्य कमजोर हो गया। तो विजयपाल के बाद जब देववर्मन शासक बने, तो उस समय पर त्रिपुरी के कलचुरियों के शासक हुआ करते थे लक्ष्मीकर्ण, जो कि गंगेदेव के बेटे थे और लक्ष्मीकर्ण कलचुरी डायनेस्टी के सबसे शक्तिशाली शासक हुए। तो लक्ष्मीकर्ण ने अपने शासनकाल के दौरान, जब देववर्मन चंदेलों के शासक हुआ करते थे, उन्होंने चंदेलों पे आक्रमण किया और यह आक्रमण इतना ताकतवर था कि लक्ष्मीकर्ण ने चंदेलों को इस युद्ध में बुरी तरह पराजित कर दिया, जिसके बाद लक्ष्मीकर्ण ने संपूर्ण चंदेल साम्राज्य को अपनी अधीनता स्वीकार करवा ली। लेकिन देववर्मन के बाद जब कीर्तिवर्मन शासक बने, तो कीर्तिवर्मन ने फिर से चंदेल शक्ति का उदय किया। उन्होंने कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण से चंदेलों के कई सारे क्षेत्रों को आजाद करवाया था और महोबा में उन्होंने कीरत सागर झील का निर्माण भी करवाया। उन्होंने अपने शासनकाल में सोने के सिक्के चलवाए और प्रबोध चंद्रोदय ग्रंथ के रचनाकार कृष्ण मिश्र कीर्तिवर्मन के दरबार में ही हुआ करते थे। आप यहाँ पर यह आर्ट देख सकते हैं कि जब कीर्तिवर्मन, जो कि चंदेल शासक हैं, वे खजुराहो के एक मंदिर को विजिट कर रहे होते हैं। कीर्तिवर्मन के बाद सलक्षण वर्मन या लक्ष्मण वर्मन शासक बने। उनके समय के चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं और लक्ष्मण वर्मन ने मालवा के परमार, चेदी के कलचुरी और गढ़वालों के साथ संघर्ष में अपने राज्य की रक्षा करने में सफलता हासिल की थी। लक्ष्मण वर्मन के बाद जयवर्मन शासक बने और जयवर्मन के शासनकाल में गढ़वाल वंशीय शासक चंद्रदेव का चंदेलों पे आक्रमण होता है और इस युद्ध में चंद्रदेव, जो कि गढ़वाल वंशीय राजा थे, उन्होंने चंदेलों को पराजित कर दिया, जिसके बाद जयवर्मन की मृत्यु हो जाती है। पर जयवर्मन निसंतान थे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु के बाद उनके चाचा पृथ्वीवर्मन चंदेलों के शासक बनते हैं। तो पृथ्वीवर्मन, जो कि कीर्तिवर्मन के बेटे थे, वो उनके बाद शासक बने और पृथ्वीवर्मन के समय के तांबे के सिक्के पाए गए हैं। पृथ्वीवर्मन के बाद उनके पुत्र मदन वर्मन शासक बने। उनके शासनकाल के
13 अभिलेख 13 इंस्क्रिप्शंस प्राप्त हुए हैं, जिनमें से प्रमुख जो इंस्क्रिप्शंस हैं वे अजयगढ़, छतरपुर और खजुराहो में स्थित है। मदन वर्मन के समय के चांदी के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं और मदन वर्मन ने पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। मदन वर्मन ने अपने शासनकाल में कलचुरी शासक गया कर्ण को हराकर बघेलखंड क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। लेकिन बाद में जब गुजरात के सोलंकी शासक सिद्धराज जयसिंह ने मदन वर्मन पर आक्रमण किया तो मदन वर्मन को हराकर जो भीलसा यानी कि विदिशा का क्षेत्र है उस पर सिद्धराज जयसिंह ने अपना अधिकार कर लिया था। मदन वर्मन के बाद उनके पुत्र यशोवर्मन द्वितीय शासक बने, जिन्होंने बहुत अल्प समय तक शासन किया। जिनके बाद मदन वर्मन के जो ग्रैंड सन थे परमारदी देव, वे चंदेलों के शासक बनते हैं और परमारदी देव चंदेल डायनेस्टी के अंतिम शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। तो परमारदी देव ने अपने शासनकाल के दौरान सोलंकी राजाओं से भीलसा यानी कि जो विदिशा का क्षेत्र है उसको स्वतंत्र करवाने में सफलता हासिल की। लेकिन उनके ही समकालीन चौहान नरेश पृथ्वीराज चौहान हुआ करते थे। तो पृथ्वीराज चौहान जो कि दिल्ली और अजमेर के शासक हुआ करते थे, उन्होंने 1182 में चंदेल साम्राज्य पर आक्रमण किया। इस युद्ध में परमारदी देव के जो दो सेनापति थे, जो कि दोनों भाई थे, आल्हा और उदल, वे दोनों बहुत पराक्रम से लड़े। लेकिन अंत में परमारदी देव पृथ्वीराज चौहान के सामने इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं और चंदेलों के काफी सारे क्षेत्रों पर चौहानों का अधिकार हो जाता है। आल्हा और उदल भी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, पर उनकी वीरता का वर्णन करते हुए परमारदी देव के जो राज दरबारी कवि हुआ करते थे जगनिक, उन्होंने आल्हा खंड नामक एक ग्रंथ की रचना की है जो कि विश्व की सबसे बड़ी वीर गाथा है। हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने जब चंदेलों के कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन उसके बाद पृथ्वीराज चौहान का संघर्ष होता है मोहम्मद घोरी के साथ और तराई के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी से पराजित हो जाते हैं, जिसके बाद यह जो सारा क्षेत्र था इस पर चंदेलों ने फिर से अपना अधिकार कर लिया। लेकिन कुछ ही समय बाद मोहम्मद घोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना ने जब फिर से यहां पर आक्रमण किया, तब कालिंजर के युद्ध में राजा परमारदी देव की मृत्यु हो जाती है और यह क्षेत्र फिर दिल्ली सल्तनत के हाथों में चला जाता है। परमारदी देव के बाद उनके पुत्र त्रैलोक्य वर्मन शासक बने। त्रैलोक्य वर्मन ने कलचुरियों पर जीत हासिल की थी, लेकिन समय के साथ मुस्लिम आक्रमणों के कारण चंदेल साम्राज्य कमजोर होता गया और त्रैलोक्य वर्मन के बाद वीर वर्मन, भोज वर्मन और हम्मीर वर्मन यहाँ के शासक बनते हैं। हम्मीर वर्मन के समय ईस्वी सन 1309 में 1309 में अलाउद्दीन खिलजी ने चंदेलों पे आक्रमण किया और इस मंडल क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया और चंदेलों का इस क्षेत्र में आधिपत्य समाप्त हो गया। हम्मीर वर्मन के बाद वीर वर्मन द्वितीय चंदेलों के शासक बनते हैं, पर उनके अधिकार में कुछ ही क्षेत्र हुआ करता था। आगे चलकर कीरत राय या कीरत सिंह इस वंश के अंतिम शासक हुए और कीरत सिंह की ही कन्या जो थी दुर्गावती, उनका विवाह गोंडवाना के राजा दलपत सिंह के साथ हुआ था और रानी दुर्गावती मुगलों के विरुद्ध युद्ध में वीरता के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, रानी दुर्गावती जो कि भारत के इतिहास की महान वीरांगनाओं में से एक है, उनका जन्म चंदेल डायनेस्टी के शासकों के वहां हुआ था, जिनका विवाह आगे चलकर गोंडवाना के जो शासक थे संग्राम शाह, उनके बेटे दलपत शाह के साथ होता है। और इस तरह चंदेल डायनेस्टी और गोंडवाना की जो डायनेस्टी थी उनके बीच में हमें मैट्रिमोनियल अलायंस देखने को मिलता है। आगे चलकर दुर्गावती एक आदर्श और वीर नारी होती है और जब देश में मुगलों का शासन हुआ करता था तो मुगल आक्रमणों के खिलाफ रानी दुर्गावती ने अपनी राज्य की प्रजा और अपने राज्य की सेना को लीड करते हुए वीरतापूर्वक मुगल आक्रमणों का सामना किया था। तो इस तरह रानी दुर्गावती के नाम
भारतीय इतिहास में और गोंडवाना साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखित है। तो रानी दुर्गावती का भी एंसेस्ट्रल रूट हमें चंदेल डायनास्टी के साथ जुड़ा हुआ देखने को मिलता है। तो आई होप आपको यहाँ पर चंदेल डायनास्टी के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।